Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of March 2022. तो 26 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। 1000 लाइक्स का जो टारगेट है उसको पूरा कराने में आप हमारी मदद करिए। तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं इन द कमेंट सेक्शन। पहला सवाल है, रिपोर्ट इंडिया इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। आपको बताना है कि ये किस रेफरेंस में आई थी, रिपोर्ट इंडिया इनिशिएटिव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग करप्शन इन पब्लिक ऑफिसर्स थ्रू एन यूनिफाइड पोर्टल। सेकंड है लॉजिंग कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक्स थ्रू RBI U 2019 ऑम्बुड्समैन। थर्ड है बायलैटरल इनिशिएटिव टू एडवांस ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इन इंडिया। या चौथा है रिवैम्पिंग द इनलैंड पोर्ट्स इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। तो आपको बताना है रिपोर्ट इंडिया इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वन ऑफ इट्स एम इज टू इनेबल एवरी चाइल्ड टू अचीव द डिजायर्ड लर्निंग competencies इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 26-27। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मिशन विल बी फुलफिल्ड फ्रॉम समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मिशन स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड्स मदर टंग इन टीचिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा सवाल जो है आज का वो कौन सा है, भूमि राशि पोर्टल। तीसरा सवाल है कि भूमि राशि पोर्टल जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड तीसरा है नीति आयोग, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वन। सो ये 3 सवाल थे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप इनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक करके अब आपको आंसर बताता हूँ, आप बताइएगा कि कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए। ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा था आपसे वो था रिपोर्ट इंडिया इनिशिएटिव। रिपोर्ट इंडिया इनिशिएटिव इनमें से किससे संबंधित है। तो एक्चुअली में ये संबंधित है आपका ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च को एडवांस करने के लिए। इट्स अ बायलैटरल इनिशिएटिव टू एडवांस द ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इन इंडिया। ठीक है ना। तो रिपोर्ट इंडिया किससे रिलेटेड है, इट्स अ ट्यूबरकुलोसिस मतलब इट्स रीजनल पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस इंडिया। इसको बोलते हैं। रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा भी है। रिपोर्ट का फुल फॉर्म है रीजनल पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस। रीजनल पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। तो बायलैटरल मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेटिव एफर्ट है एंड ये स्टैब्लिश वैसे हुई थी 2013 में इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। याद रखिएगा इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था 2013 में। इट इज़ टू एडवांस द ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इन इंडिया। ठीक है ना। दिस इज द थिंग। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था निपुण भारत मिशन के रिगार्डिंग, है ना। तो निपुण भारत मिशन कल मैंने आपको पढ़ाया था न्यूज़ में, अगर आपको याद हो। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि इट एम्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड ऑफ ग्रेड 3 तीसरी तक का हर बच्चा जो हो 2026-27 तक आने वाले टाइम पीरियड में वो पढ़ सके, रीड कर सके और बेसिक न्यूमरेसी कर सके, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। याद रखेगा। दूसरा भी स्टेटमेंट सही कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसकी फंडिंग आएगी, है ना। एंड ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है कि द मिशन स्ट्रेसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग चाइल्ड्स मदर टंग इन टीचिंग। बिल्कुल सही बात है, मदर टंग को काफ़ी प्रमोशन दिया जा रहा है। भूमि राशि पोर्टल पूछा था मैंने आपसे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो एक्चुअली भूमि राशि पोर्टल जो है आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होगा कि भूमि राशि पोर्टल इसके अंदर, तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो भूमि राशि पोर्टल है, दिस पोर्टल इज बेसिकली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ओनली। और उनका ये है कि जो नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए लैंड एक्विजिशन ईजी हो सके, इसलिए भूमि राशि पोर्टल बनाया गया है। ठीक है ना। तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में लैंड एक्विजिशन हो सके, इस कारण से उसको बनाया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए, हाउ कैन इंडिया अचीव द ड्रीम ऑफ एंटरिंग एंड सस्टेनिंग द प्लेस इन एलीट स्पेस क्लब अलॉन्ग विद नासा एंड रॉस्कोमॉस। मतलब कि नासा और रॉस्कोमॉस जैसी एजेंसीज के बीच में इंडिया किस तरीके से जो एलीट स्पेस क्लब है उसमें इंटर हो सकता है और सस्टेन कर सकता है। जैसे इंटर मान लो हो भी गया हो, जब आप आंसर लिखोगे तो आप
हो सकता है आप कुछ लोग कहो कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इंटर्ड इनटू द एलीट स्पेस क्लब बाय, कुछ मिशंस के नाम लिख दोगे, जैसे चंद्रयान लिख दोगे या मॉम लिख दोगे, हमारा जो काफ़ी अच्छे मिशन है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से वो इंटर कर सकता है और किस तरीके से उसको सस्टेन कर सकता है। इस प्लेस को सस्टेन करना भी तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी कि कोई एक अच्छी चीज़ कर दी फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। तो व्हाट आर द थिंग्स जो कि करना ज़रूरी है, ठीक है ना। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते न्यूज़ एनालिसिस प्लेस में पहली जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रिगार्डिंग। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है आपका, ये देहरादून में है एंड इसका प्रीवियसली कहा जाता था प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसको कहा जाता था प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अब इसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इट हैज़ टर्न्ड 100 ईयर्स रिसेंटली। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को 100 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और पूछा भी जा सकता है यूपीएससी में कि कहाँ लोकेशन है। लोकेशन तो इसका आपको पता चल गया कि ये देहरादून में लोकेटेड है और 100 साल हो गए। इसके पुराना नाम याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहा जाता था इसको, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। इट्स अ स्कूल इन देहरादून, है ना, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अब RIMC क्या है, इट्स अ इंटर सर्विस कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट विच इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू द आर्मी ट्रेनिंग कमांड। इसको आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है और इट इज़ अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका मोटो है आई सर्व इज द मोटो ऑफ दिस एंड इट वाज रेज्ड एज अ इंपीरियल कैडेट कॉलेज। इसको एक रजवाड़ा कैंप के जैसे यानी कि इंपीरियल कैडेट कैंप के रूप में इसको बढ़ाया गया था और इसको बनाया गया था 13 मार्च 1922 को, 13 मार्च 1922 को, है ना। तो पहले जो कैडेट्स थे वो मेनली प्रिंस फैमिली से आते थे, है ना। तो RIMC जो पहले नाम था रॉयल इंडियन, इसीलिए रॉयल इंडियन लिखा जाता था इसको। एंड अब इसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, क्योंकि जनरल थिमैया और इन लोगों के काम के कारण काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ से निकल के आए हैं एंड बहुत सारे प्रोग्राम से जो RIMC अब हैंडल करता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडिया के जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट परमवीर चक्र जो अवॉर्डी हैं, ही इज़ ऑल्सो द एल्यूमनाई ऑफ दिस ओनली, है ना। अच्छा, तो आप लोग को ये पता है क्या कि पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखिएगा, ये लिख लो आप लोग। इनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मेजर सोमनाथ शर्मा, फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी फ्रॉम इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए था, है ना। और विक्रम बत्रा भी जो है अभी रिसेंटली बहुत यंग एज में उनको मिला है, यंगेस्ट है आई थिंक विक्रम बत्रा, है ना। तो दैट इज सम ऑफ द नेम्स विच यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, है ना। तो ये आप शेरशाह मूवी आई थी ना, तो हो सकता है कि कुछ घुमा करके परमवीर चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ऐसा नहीं देखता, ये सारी चीज़ें भी देखता है। मैन ही न्यू इन्फिनिटी वाली जो मूवी आई थी, तो उस साल उन्होंने रामानुज पे क्वेश्चन पूछा था। इस साल पुष्पा आई है तो हो सकता है रेड सैंडर्स पे दोबारा क्वेश्चन आ जाए। आई थिंक मैम ने आपको रेड सैंडर्स के पे क्वेश्चन और पढ़ाया भी है, जो प्रीलिम्स सीरीज़ है उसमें पढ़ाया भी है रेड सैंडर्स एंड ऑल, है ना। तो वो भी देखते रहा करिए आप लोग। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है इसी के रिगार्डिंग RIMC में ही आपको बता दूँ, RIMC जो है गर्ल्स के लिए भी फेज्ड मैनर में स्टार्ट होगा फ्रॉम मतलब 2022 ओनली। तो फेज्ड मैनर में इसको उनके लिए भी स्टार्ट किया जाएगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट फॉर 2021 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय IQ एयर। अब IQ एयर की अगर कभी आपने ना कोई जिक्र करे तो याद रखिएगा ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना। स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसके एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालता है और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 निकाली है IQ एयर ने, विच इज़ अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन। इनके अकॉर्डिंग बेसिकली PM 2.5 के हिसाब से ही ये रिपोर्ट निकालते हैं और इनके अकॉर्डिंग दिल्ली जो है इट हैज़ फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर इट हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल जो है वो दिल्ली के रूप में आई है एंड द पोल्यूशन हैज़ बीन राइजिंग कंटिन्यूसली फॉर ऑलमोस्ट 15% इन 2020। 2020 में 15% और पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है ना। एंड 35 ऑफ द 50 सिटीज़ विद द वर्स्ट एयर क्वालिटी आर इन इंडिया। अमंग दीज आर राजस्थान भिवाड़ी, इट टॉप्स द लिस्ट, फॉलोड क्लोजली बाय उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी उसी में है, राजस्थान की भिवाड़ी नाम की जगह है। मुंबई हैज़ रिकॉर्डेड अ PM 2.5 एनुअल एवरेज ऑफ 46.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना, विच इज़ नियरली 9 टाइम्स अबव द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिमिट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बोला है तो यहाँ पे 46 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है।
भूमि राशि पोर्टल, थर्ड जो न्यूज़ है भूमि राशि पोर्टल की रिगार्डिंग ही है। मैं बता दूं आपको, भूमि राशि पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2018 में स्टार्ट किया था भूमि राशि पोर्टल, और इसका एम मैंने बताया आपको टू डिजिटाइज द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को डिजिटाइज करना इसका मेन एम है। दिस पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है फॉर डिपॉजिटिंग द कंपनसेशन इन द अमाउंट्स अफेक्टेड पर्सन। जो अफेक्टेड लोग हैं उनको कंपनसेशन के रूप में अमाउंट जो भी देनी है वो PFMS के सिस्टम के थ्रू जैसे दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है ना। तो अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू ही आजकल सब कुछ काम हो रहा है ना। सैलरी जिनको मिलती है वो जानते होंगे PFMS को, और कई लोग IFMIS को जानते होंगे जो मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयज़ होंगे, कई लोग स्पैरो सिस्टम को जानते होंगे, कई लोग E-ऑफिस जानते होंगे ना। तो जो गवर्नमेंट में है उन सबको ये पता होगा। आप लोग भी बहुत जल्दी इंटर करने वाले हो, आई एम श्योर दैट आप लोग भी बहुत जल्दी इंटर करेंगे और सब आपको पता चल जाएगा। इस पोर्टल का सिग्निफिकेंस ये है कि एक्सपीडाइटली यानी तेज़ी से प्रोसेस हो जाती है जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस है, और जो लोग हैं जो वो भी परेशान नहीं होते, उनको भी कंपनसेशन मुआवजा जो सब मिलना है वो मिल जाता है। अगला इनिशिएटिव है पेसर इनिशिएटिव। क्या है ये पेसर इनिशिएटिव? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को रिगार्डिंग दिस पेसर इनिशिएटिव। पेसर का फुल फॉर्म याद रखना, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च इनिशिएटिव। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, तो नाम से क्लियर है कि ये ठंडी जगहों से यानी कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक से रिलेटेड है। तो पेसर इनिशिएटिव याद रखेगा, क्रायोस्फीयर और पोलर साइंस यानी कि आर्कटिक एंटार्क्टिक में इंडिया की रिसर्च से रिलेटेड है। पेसर क्या है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च इनिशिएटिव, और ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है ये। एंड दिस इज टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू पोलर एंड क्रायोस्फीयर। तो जो पोलर एरियाज हैं या जो क्रायोस्फीयर है, क्रायोस्फीयर का क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 मेंस में पूछा था, व्हाट इज क्रायोस्फीयर। तो उस साल जैसे मान लो किसी को नहीं भी पता, किसी को लग रहा है लैंड के नीचे का है कि लैंड के ऊपर का है, तो उसका हिंदी पढ़ा करो। तो हिमांश उसमें लिखा था कि हिमांश वाला पार्ट, तो हिमांश से क्लियर है ना, बर्फ वाली जगह क्रायोस्फीयर होगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन करने में आसानी हो पाई थी इस कारण से ही, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो क्रायोस्फीयर एक्चुअली वैसे ही आप कर पाते। तो पोलर एंड क्रायोस्फीयर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन आर्कटिक एंटार्क्टिक एंड ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज। इसमें सब आता है, आर्कटिक एंटार्क्टिक एंड ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज सब आता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो इसमें इसी पेसर इनिशिएटिव के अंतर्गत ही जो पार्ट है, मैं आपको बता दूं कुछ प्रोग्रेस इंडिया ने जो की है काफ़ी ज़्यादा। हमने भी एंटार्क्टिक और आर्कटिक में मैंने आपको बताया सारे प्रोग्राम्स। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे एंटार्क्टिका और आर्कटिक में होने वाले इंडियन जो अलग अलग स्पेस स्टेशन रिसर्च स्टेशन के नाम बताइएगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग। अब ये आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी उसका नाम भी लिख लो, NCPO यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च याद रखेगा, NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है ना, ये आपका गोवा में लोकेटेड है, एंड ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ही आता है। तो जो भी इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम है ना, ये भारती, मैत्री, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो भारती, मैत्री सब इसी के अंतर्गत आता है, और ये बना था आपका 1998 में। याद रखिएगा, ये भी आपको थोड़ा फैक्ट बता दूँ कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कब बना था? 1998 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। गोवा में वास्को ड गामा नाम की जो जगह है वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं। तो फ्रंट पेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज यूपीएससी एस्पिरेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू अप्लाई फॉर आईपीएस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आईपीएस के साथ इसमें दो चीज़ें और भी जुड़ गई हैं, IRPFS जिसको हम बोलते हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, और एक डैनप्स भी जुड़ गई इसका। डैनप्स यानी कि आपका दीव दादरा एंड दीव नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप पुलिस सर्विसेज, डैनप्स जिसको बोलते हैं, है ना, डैनप्स। तो ये सब आप जब डैफ आप भर रहे होंगे ना, तो डैफ आपने जब भरा होगा अभी प्री के बाद ही, जब मेंस का डैफ आप भरते होंगे तब भी सर्विस का रहता है। तो आई थिंक तब आपने भरा होगा ये सारी चीज़ें, सर्विसेज का ऑर्डर, ये सब चीज़ें आपने भरा होगा, है ना।
कैडर आपने भरा होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रहती हैं। तो ये आपको, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड इसमें IPS, IR, PFS और डैनिप्स में पहले एक्सक्लूडेड रहते थे, है ना, ये जो फिजिकली डिसेबल्ड थे स्टूडेंट्स, अब उनको भी अलाउ किया जाएगा। दिस हैज़ बिन क्लैरिफाइड बाय द कोड, है ना, एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एज वेल, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एज वेल, इसको अच्छी न्यूज़ में ही माननी है आप। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आज इतनी ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं आई है जिसको कि मैं आपको वो करूँ। हाँ, फोर्जिंग अ सोशल कंट्रैक्ट फॉर डेटा। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो बात चल रही है फरवरी 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ की थी एक ड्राफ्ट इंडियन डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022, ड्राफ्ट इंडियन डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022, या फिर ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन इंडियन डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी, तो ये बोल सकते हैं आप। तो अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का एम ये है कि जो नॉन पर्सनल डेटा यानी कि NPD नॉन पर्सनल डेटा जो है वो सिटीजन्स का जो पब्लिक सेक्टर यूज़ कर सके, मतलब पब्लिक सेक्टर नॉन पर्सनल डेटा को हार्नेस करेगी, यूज़ करेगी और उसके बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करेगी, ठीक है ना। सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के लिए और इकोनॉमी वाइड डिजिटल इनोवेशन के लिए इस डेटा को यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या किया जाएगा, जो नॉन पर्सनल डेटा है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर के पास, उसको यूज़ किया जाएगा फॉर हार्नेसिंग द information, for making citizen centric delivery services, for making the economy wide digital innovation and for making informed decision making, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे रीजंस के कारण वो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा जो है वो पब्लिक सेक्टर के साथ अवेलेबल रहता है, तो उनको अब यूज़ करेंगे। देखो क्या होता है, अब देखो पहले मैंने आपको बताया कि पहले जो डेटा था वो साइलोस में था, मतलब अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर उनके पास अलग अलग डेटा है। अब क्या किया जाएगा, एक बीच में अथॉरिटी बना दी जाएगी और वो अथॉरिटी जो है वो सारे अलग अलग जो आपकी बॉडीज़ हैं वहाँ से डेटा इकट्ठा करके एक साथ उसको फिर यूटिलाइज किया जाएगा। और ये जो अप्रोच है ये GovTech 3.0 कहलाती है। दिस इज GovTech, GovTech, GOV यानी गवर्नमेंट, GovTech 3.0 अप्रोच है बेसिकली, एंड दिस विल अनलॉक द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक सेक्टर डेटा, है ना। पब्लिक सेक्टर के पास जो डेटा है उसका बेसिकली एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है ये, है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके पहले भी एक पॉलिसी थी जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012, है ना। डेटा एक्सेसिबिलिटी शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 बोलते हैं, उसका अपग्रेड है ये GovTech 3.0 जो है, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ मतलब चीज़ें बताई हैं बेसिकली कि अब सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो पॉलिसी है पूरा वो साइलेंट है कि व्हाट विल बी द नॉर्म्स, व्हाट विल बी द रूल्स एंड व्हाट विल द मैकेनिज्म हाउ थ्रू विच दिस डेटा विल बी शेयर्ड। तो नॉर्म्स, रूल्स एंड मैकेनिज्म्स, इनके ऊपर ये पूरी पॉलिसी जो है वो साइलेंट है कि किस तरीके से ये जो विजन है गवर्नमेंट का कि नॉन पर्सनल डेटा को यूटिलाइज किया जाए, यूज़ किया जाए, वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अभी तो आप नॉन पर्सनल डेटा बोल रहे हो लेकिन उसका सेग्रीगेशन करना कि कौन सा डेटा नॉन पर्सनल है, कौन सा डेटा पर्सनल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आएगा जो आगे आने वाले टाइम। कुछ लोग बोलेंगे भाई ये चीज़ हमारा पर्सनल डेटा है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो नॉन पर्सनल डेटा है, लेकिन इसका सेग्रीगेशन करना, प्रॉपर डेफिनीशन बताना काफ़ी टफ हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो ऑथर ने बोली है कि भैया ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं पे भी जो पर्सनल डेटा है वो शेयर नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है नॉन पर्सनल डेटा के साथ क्लब होकर के इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आपकी पर्सनल डिटेल रहती है, तो वहां पर आपकी जो प्राइवेसी है वो एक हो सकता है रिस्क पे पहुंच जाए, ठीक है ना। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट डेटा शेयरिंग फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, द ड्राफ्ट पॉलिसी हाईलाइट्स दैट अप्रूव्ड डेटा इन्वेंटरीज विल बी फेडरेटेड इनटू अ गवर्नमेंट वाइड रिसर्चेबल डेटाबेस। एक गवर्नमेंट वाइड सर्चेबल डेटाबेस रहेगा जहां पे सिटीजन्स का वो डेटा जो कि नॉन पर्सनल डेटा है वो रहेगा। लेकिन ऑथर ने वही कहा कई सर्विसेज ऐसी हैं जो कि जहां कई डेटा ऐसे जहां पे पर्सनल आइडेंटिफायर्स भी इन्वॉल्व है। पर्सनल आइडेंटिफायर्स मतलब कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो पर्सनल इंफॉर्मेशन या उसके जो पर्सन की एनोनिमिटी है उसको रिस्क में लाते हैं, उसकी प्राइवेसी को रिस्क में ला सकते हैं। तो कहीं ऐसा डेटा भी यूज ना हो जाए या ऐसा डेटा पब्लिक डोमेन में ना पहुंच जाए, इस बात की भी एक क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा
ऑथर ने एक और चीज़ कही कि देखो इसमें आपने क्या किया, गवर्नमेंट की जो बॉडी डेटा वो रख रही है उसको आपने डेटा ओनर बना दिया, यू हैव कास्टेड दैट एज डेटा ओनर। बट दिक्कत ये है कि जो डेटा ओनर होता है उसके पास इसके पास ये पावर होती है कि वो डेटा को क्लासीफाई कर सके एज ओपन, रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन शेयरेबल। तो क्या हम किसी गवर्नमेंट बॉडी को इतना पावर दे सकते हैं? हर अलग अलग पब्लिक सेक्टर की बॉडीज़ के पास पावर रहेगी कि वो डिसाइड कर सके हमारे लिए कि हमारा कौन सा डेटा ओपन है, कौन सा डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, कौन सा डेटा नॉन शेयरेबल है। अब ये पावर किसके पास होनी चाहिए? आप कॉमन सेंस लगा करके बताओ, ये पावर होनी चाहिए सिटीजन के पास। आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप बता सको कि भैया ये डेटा हमारा शेयर करना है कि नहीं करना। आपका कंसेंट तो लेना जरूरी है ना। बट एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के जो बॉडी जहाँ जो डेटा इकट्ठा कर रही है उसी को ये ओनर बना दिया गया है, तो उसके पास ये पावर आ गई कि कौन सा डेटा ओपन रहेगा, कौन सा डेटा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। सो वी आर बेसिकली ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दैट, आवर डेटा इज ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दैट गवर्नमेंट बॉडी, है ना। इसके अलावा एक एनपीडीए नाम की बॉडी रहेगी जो नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन रहेगा, नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन रहेगा जो कि डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट जब आएगी डेटा की तो वो डिसाइड करेगा कि अप्रूवल देना है कि नहीं। अगर इसने एक बार अप्रूवल दे दिया तो अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक बॉडीज उस चीज़ से रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड अगर कोई डेटा इकट्ठा है तो वो सारा डेटा एनपीडी यानी कि नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। होना क्या चाहिए? तो ऑथर ने कहा होना ये चाहिए था कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए था जिसमें सोशल कॉमन्स ऑफ डेटा are governed as an inappropriable commons that belongs to all the citizens। मतलब कि पर्सनल डेटा कौन सा शेयर होना, नॉन पर्सनल डेटा कौन सा शेयर होना चाहिए, कौन सा ओपन होना चाहिए, कौन सा, इसकी कमांड भी सिटीजन्स के हाथ में होनी चाहिए। देखो ऑथर ने बहुत अच्छा यूरोप का एग्जांपल दिया कि भैया यूरोपियन यूनियन भी ऐसी रिजीम है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जीडीपीआर जिसको हम बोलते हैं। तो जब जीडीपीआर है वहाँ पे तो वहाँ तो ईजी हो जाता है कि वहाँ पे पता है कि किस टर्म्स किस नॉर्म से होगा। लेकिन इंडिया में अभी भी कोई डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है। एट प्रेजेंट ऑल्सो इंडिया डज नॉट हैज़ एनी डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो जब हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी ही नहीं है तो हम किस तरीके से डेटा प्रोटेक्ट करेंगे? दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी क्या होना चाहिए, मैंने आपको बता। दूसरी चीज़ एक और होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो कस्टोडियन और ट्रस्टी के रूप में, गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन और ट्रस्टी विथ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट डेटा यूज फॉर पब्लिक गुड। गवर्नमेंट एक ट्रस्टी तो आप बनाओ कम से कम, है ना। ओनर गवर्नमेंट की बॉडी, अलग अलग बॉडीज ओनर रहेंगी तो वो तो अपने हिसाब से करती रहेंगी, लेकिन एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसको अकाउंटेबल आप ठहरा सकें, जिसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें, ठीक है ना। तीसरा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा वैल्यू इज इंश्योर्ड थ्रू अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डेटा गवर्नेंस। वही वाली बात है कि डेटा गवर्नेंस का अकाउंटेबल एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसा कि डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी लानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको ये पॉलिसी बनानी चाहिए, डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मध्य प्रदेश मूड्स प्लान टू रिवाइव द गोल्डन एज ऑफ एंशंट इंडिया। तो बीजेपी के जो एमपी राकेश सिन्हा है उन्होंने प्रपोज किया है फॉर सेटिंग अप अ रिसर्च फाउंडेशन एट द मध्य प्रदेश स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू रिवाइव द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और इस कारण से जो स्टेट लेवल रहेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगा वहाँ पे ऐसी फाउंडेशंस बननी चाहिए, एक रिसर्च फाउंडेशन बननी चाहिए जो ना केवल इसकी रिसर्च करेगी, पहले ट्रेडिशनली हम क्या क्या चीज़ें जानते थे, बल्कि उसको प्रमोट और उसको प्रोलिफरेट भी करे। तो स्वराज सेल्फ रूल के जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि ख़राब चीज़ है, अच्छी चीज़ जो भी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है वो प्रमोट होना चाहिए, एंड दैट इज़ द थिंग हैज़ बीन सजेस्टेड। GSLV's last year mission may have failed due to a valve leak। अब GSLV F10 या EOS-03 मिशन जो था which lifted off from Sriharikota on August 12 last year failed due to deviation in the performance of cryogenic upper stage। तो पिछली बार जब ये फेल हुआ था तो ये कहा गया था कि जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है उसमें डेविएशन देखने को मिला था, ठीक है ना। तो इसका जो रीज़न अभी इसरो ने सामने लाया है वो ये कुछ इस तरीके से लाया है
तो यहाँ पे लिखा है देखो कि एक वेंट लीक इन द वेंट एंड रिलीफ वाल्व। तो वेंट एंड रिलीफ वाल्व जो रहती है VRV जिसको बोलते हैं, वेंट एंड रिलीफ वाल्व, वहाँ पे एक लीक हो गया था जिस कारण से जो प्रेशर है वो लोअर प्रेशर मतलब डिक्रीज हो गया प्रेशर। ऑब्वियसली बात है, जब लीक हो गया वेंट में ही लीक हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ये रीज़न है। ये किसने बताया? FAC यानी कि एक फेलियर एनालिसिस कमीशन था, फेलियर एनालिसिस कमीशन। तो वो बनाई गई थी आफ्टर दैट EOS 03 लॉन्च फेल। जब GSLV ये आपका GSLV F10 का जब फेल हुआ तो उसके बाद फेलियर एनालिसिस कमीशन बनाई गई थी। उसने बताया कि वेंट एंड रिलीफ वाल्व जो था उसमें लीकेज था जिस कारण से प्रेशर कम हो गया। और लिक्विड हाइड्रोजन जहाँ से प्रोपेलेंट की तरह यूज़ होती है, लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट यूज़ होता है ना इसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज में, तो वहाँ पर प्रेशर जब कम हो गया तो वहाँ पर इस कारण से क्रायोजेनिक अपर स्टेज में प्रॉब्लम आ गई है ना। तो इस कारण से पूरा मिशन जो है वो फेल हो गया। INS वल्सूरा अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किया गया INS वल्सूरा को। इट इज़ द नेवीज प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट, याद रखिएगा, नेवीज प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट INS वल्सूरा, इसको याद रखिएगा। INS वल्सूरा इज नेवीज प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट, ये लिख लो, है ना। टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में से INS वल्सूरा इंपॉर्टेंट है और इसको प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है। पूछ सकता है INS वल्सूरा क्या है। INS वल्सूरा आपका क्या है? बेसिकली ये ट्रेन करता है ऑफिसर्स को, नेवी ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। श्रीलंका की हालत देखो बहुत ज़्यादा ख़राब चलती जा रही है। श्रीलंका का जो डेली आपका द श्रीलंकन द डेली द आइलैंड नाम का पेपर है, ये लिख लो, पता नहीं क्या बोल रहा है, या ये लिख लो इसको, द आइलैंड। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ का न्यूज़पेपर है, क्या है न्यूज़ में था अभी, तो द आइलैंड बेसिकली आपका कहाँ का है? द आइलैंड आपका है श्रीलंका का। इसको वीकेंड एडिशन इसके बंद करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द न्यूज़पेपर प्रिंट। तो न्यूज़पेपर प्रिंट की वहाँ पे इतनी कमी हो गई है ना, न्यूज़ प्रिंट की कमी हो गई है और वहाँ पे बहुत सारी मतलब ऑब्वियसली तो वहाँ की इकॉनमी भी जा रही है और वहाँ पे बाकी चीज़ें भी जा रही है। इसलिए ये उन्होंने नोटिस निकाला है कि अब ये जो इसका वीकेंड एडिशन है द आइलैंड के, वो नहीं आ पाएंगे इन श्रीलंका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। RBI सेट्स जियो टैगिंग रूल्स फॉर पेमेंट टच पॉइंट्स, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किए हैं फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बैंक्स को एंड नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम्स को, ऑपरेटर्स को, टू मेंटेन एंड सबमिट इट टू द जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ देयर टच पॉइंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उनके जो टच पॉइंट्स है, पेमेंट टच पॉइंट्स है, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन जियो टैगिंग करने की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है कि भैया जियो टैगिंग आप कर दो, ताकि जो मतलब कहाँ पे कितने पेमेंट वो अवेलेबल हैं, पेमेंट POS कितने अवेलेबल हैं, कितने टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, कितने QR कोड्स, QR का फुल फॉर्म देखो क्विक रिस्पांस कोड्स अवेलेबल हैं, इनका प्रॉपर लोकेशन और अवेलेबिलिटी के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता चलता रहे। तो काफ़ी एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट के पास भी डेटा रहेगा, RBI के पास रहेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है डिजिटल पेमेंट का, वो उसकी पूरी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। गुजरात टॉप्स अगेन इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे गुजरात ने टॉप किया है इंडियाज़ बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के टर्म्स में गुजरात ने टॉप किया है। इट हैज़ बीन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। और ये इंडेक्स जो निकालते हैं ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकालता है? तो नीति आयोग निकालता है, ठीक है ना। ये कौन सा इंडेक्स है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स से कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन दी गई है। महाराष्ट्र सेकंड, कर्नाटका थर्ड और आपका तमिलनाडु फोर्थ पोजीशन पे है। फर्स्ट पे है गुजरात, ठीक है ना। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 बेसिकली याद रखिएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन फैसिलिटीज़ कितनी है, कितना आपके यहाँ पॉलिसी है, कितना आपका बिजनेस इकोसिस्टम है, कितना आप प्रमोट कर रहे हो, कितना हो रहा है। तो गुजरात ने टॉप किया है नीति आयोग के इस इंडेक्स में। और सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटका है, फोर्थ पे आपका तमिलनाडु है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।